ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरा ये ग्राउंड है, ठीक है। ये वाले ग्राउंड क्या है, इसमें मैंने यहां पर 45 डिग्री एंगल पे एक पार्टिकल को फेंका, ठीक है। एंड इसके बारे में बोला हुआ है जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है 0.6। बट ये वाला जो हमारा जमीन है वो रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। द बॉल rebounds at same angle, मतलब 45 डिग्री एंगल पे वापस रिबाउंड कर रहा है। देन वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अच्छा, अभी तक हम ये बोलते आ रहे थे जो कॉलिजन पे फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। पहले ये वाली बात को समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो यहां पर अब हम अचानक से बोलना चालू कर रहे हैं जो भाई फ्रिक्शन होने पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 0.6 है तो चाहे कुछ भी हो जाए, बात को समझने का ट्राई किया जाए। जो ये 45 डिग्री से वापस तो जा नहीं सकता था अगर ये स्मूथ ग्राउंड होता तो, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली बात है, अगर हम देखें केवल वर्टिकल के बारे में सोचा जाए, हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ। इस डायरेक्शन में ये टकरा रहा है V0 बाई √2 से, तो ये रिबाउंड जो करेगा वो इस तरफ करेगा 0.6 V0 बाई √2 से। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉल के बारे में अगर मैं देखूं मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में, जो इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में है दैट इज mv0 बाई √2 डाउनवर्ड, और जो हमारा फाइनल मोमेंटम है वर्टिकल डायरेक्शन में 0.6 mv0 बाई √2, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी, वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट विल बी 1.6 mv0 बाई √2। और ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है, ये मोमेंटम चेंज के कारण, मोमेंटम चेंज के लिए जो इंपल्स लगाया है वो इंपल्स डेफिनेटली नॉर्मल ने लगाया है, दैट इज द Jn, दैट इज द इंपल्स ऑफ द नॉर्मल। यहां पे नॉर्मल कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो इस डायरेक्शन में एक इंपल्सिव नॉर्मल लगा है लाइक दिस। ओके, अब हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करो। ध्यान दो दोस्तों, ये जमीन को जब हिट किया तो ये V0 बाई √2 से हिट किया, और ये जमीन के अलोंग इस तरीके से घिसना चाह रहा है। तो जैसे ही घिसना चालू करेगा, यहां पर हिट करते ही रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट्स।
जैसे हिट करेगा, देखो कॉलिजन के दौरान जो भी कॉलिजन्स होते हैं वो सब एक फाइनाइट टाइम इवेंट है। हां, बहुत छोटा होता है मानता हूं, बट डेल्टा टी इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट हैज सम वैल्यू। तो एट द इंस्टेंट ये कांटेक्ट पे आया इस सरफेस का, यहां पर तुरंत सरफेस और बॉल के बीच में एक रिलेटिव स्लिपिंग जो है वो हमारी चालू हो जाएगी, राइट? और वो रिलेटिव स्लिपिंग जैसे ही चालू होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन will come into play. Kinetic friction जो है that will come into play. अच्छा, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 45 डिग्री से इसको वापस जाना है तो ध्यान देना, आफ्टर द रिबाउंड यहां पर अगर 0.6 V0 बाई √2 है तो यहां पर भी 0.6 V0 बाई √2 ही होना पड़ेगा, हॉराइजेंटल का फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज द फाइनल हॉराइजेंटल वेलोसिटी। ये दोनों इक्वल होगा दोस्तों, तभी तो हमारा इस तरीके से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए रिबाउंड करेगा। सो अगर मैं यहां पर हॉराइजेंटल के बारे में सोचूं, अगर मैं यहां पर हॉराइजेंटल के बारे में सोचूं, जो हमारा हॉराइजेंटल इनिशियल मोमेंटम होगा दैट इज mv0 बाई √2 एंड जो हमारा फाइनल हॉराइजेंटल मोमेंटम है जो हमारा हॉराइजेंटल मोमेंटम पे बदलाव है और ये मोमेंटम के बदलाव डेफिनेटली फ्रिक्शन का इंपल्स के कारण होगा। अगर नॉर्मल का इंपल्स ऐसा है, स्लिपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ एक इंपल्स लगाएगा। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू JF। बट ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्लिपिंग बीच में कहीं पर नहीं रुकी है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू JN, क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है। तो जो नॉर्मल का इंपल्स होगा इनटू म्यू हमारा फ्रिक्शन का इंपल्स होगा। बट JN का वैल्यू तो मुझे मालूम है और JF का वैल्यू भी मुझे मालूम है, तो 0.4 mv0 बाई √2 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 1.6 mv0 अपॉन √2. So mu will simply come out to be 1 by 4, that is equals to 0.25. It's a very important concept, very important concept. अगर रफ सरफेस में हो रहा है तो फ्रिक्शन यहां पर नॉर्मल इंपल्स है, इंपल्सिव है, तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा। फ्रिक्शन यहां पर डेफिनेटली हमारा कॉलिजन पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जो हमारा जिस डायरेक्शन पे हमारा इंपल्स लग रहा है वहीं पर हमारा फ्रिक्शन भी एक्टिवेट हो रहा है। सो दिस केस इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो हमारा रफ सरफेस के ऊपर दो बॉडी रखा हुआ था, दोनों कोलाइड कर रहा था, वहां पर ग्राउंड के साथ कोई कॉलिजन नहीं था, बॉडी का आपस का कॉलिजन था। यहां पर जो है ग्राउंड के साथ कोलाइड कर रहा है और ग्राउंड पे ही फ्रिक्शन है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन का इंपल्स काम करेगा। आई होप ये वाला फंडा समझ में आया है। तो जल्दी से और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में पहली बार में उतना समझ में नहीं आया था।
क्या था, जब मैं स्टूडेंट था और मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, मुझे उतना समझ में नहीं आया था एक पॉइंट के लिए। कोलाइड कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये रफ है। यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये ई दे रखा था 0.5 और यहां पर रफ है म्यू के वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, म्यू का वैल्यू पूछा गया था। नाउ ये बोला है इट बाउंसेस बैक वर्टिकली, इट बाउंसेस बैक vertically. Find mu min. Find the minimum coefficient of restitution. ये सवाल पूछा गया था। तो मेरा मन में एक ही डाउट आ गया था, जो ये मिनिमम क्यों पूछा गया है, क्योंकि इस तरीके से तो म्यू का एक यूनिक वैल्यू आएगा, तो यहां पर ये अचानक से मिनिमम के बारे में बात क्यों करेगा। दोस्तों ध्यान देना, इन दोनों क्वेश्चन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बॉल को अगर वर्टिकली बाउंस बैक करना है तो हॉराइजेंटल वेलोसिटी 0 हो चुका है, राइट। सो जो चीजें हैं वो एक बार कर लेते हैं जल्दी से। वी नॉट हैज टू कंपोनेंट्स लाइक दिस एंड दिस। ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 है। तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में अगर मैं देखूं तो ये जो होगा दैट विल बी वी नॉट कॉस 30, दैट इज √3 वी नॉट बाई 2। और हॉराइजेंटल डायरेक्शन में अगर देखूं वी नॉट साइन 30। ठीक है, एंड जब ये बाउंस बैक करेगा तो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगा वो तो डेफिनेटली E इंटू √3 वी नॉट बाई 2 होगा, दैट इज इक्वल्स टू √3 वी नॉट बाई 4। यह आएगा। और जो हमारा हॉराइजेंटल वेलोसिटी है VH वो हमारा 0 हो जाना चाहिए, तभी तो ये वर्टिकली बाउंस बैक करेगा। अच्छा, मास उसका m मान लो, तो जो नॉर्मल का इंपल्स होगा दैट नॉर्मल का इंपल्स विल बी सिंपली इक्वल्स टू दिस प्लस दिस इनटू m, सो 3√3 mv नॉट बाई 4। ओके, और जो हमारा डेल्टा P हॉराइजेंटल है, जो हमारा डेल्टा P हॉराइजेंटल है दैट इज सिंपली mv नॉट बाई 2। ये फाइनल तो 0 हो गया है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन JF, राइट। नाउ पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो JF इज इक्वल्स टू म्यू इंटू JN। सो यार म्यू का एक यूनिक वैल्यू आएगा, तो यहां पर म्यू का मिनिमम वैल्यू क्यों पूछा गया है। ओके दोस्तों ध्यान देना, ये मैं लिख नहीं सकता हूं। देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में फाइनल हॉराइजेंटल वेलोसिटी 0 तो नहीं था, तो एक चीज तो गारंटेड था, पूरे मोशन के दौरान जब तक हमारा बॉल और जमीन कांटेक्ट में था, उस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन था, राइट। बट यहां पर फाइनली स्टॉप हुआ है, तो डेल्टा T टाइम तक अगर कांटेक्ट रहा है, देयर इज नो गारंटी
जो डेल्टा टी टाइम के लिए फ्रिक्शन लगा है, हो सकता है म्यू इतना बड़ा हो जो डेल्टा टी बाई 2 टाइम पे ही हॉराइजेंटल वेलोसिटी 0 हो जाए, रिलेटिव स्लिपिंग बंद, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चालू। तो उस चीज के बाद जो फ्रिक्शन का इंपल्स है वो हमारा लगना बंद हो जाएगा। यानी एक बार स्टॉप हुआ है तो हम कुछ नहीं जानते हैं जो वो कब स्टॉप हुआ है, कितनी देर के लिए हमारा फ्रिक्शन का इंपल्स लगा है। हो सकता है जो फ्रिक्शन का इंपल्स काफी कम टाइम के लिए लगे, बॉल कांटेक्ट लूज करने के पहले ही फ्रिक्शन काइनेटिक से स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम JF इक्वल्स टू म्यू चेन लिखते हैं तो हम ये एज्यूम करेंगे जो ये जस्ट उतना रिक्विजिट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है जो बॉल जब जस्ट कांटेक्ट लूज करने वाला था वहीं पे उसका हॉराइजेंटल मोमेंटम खत्म हुआ है। यानी दिस म्यू विल करस्पॉन्ड टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। यानी यहां पर जो मिनिमम है वो इस बात के लिए मिनिमम है जो जब तक नॉर्मल इंपल्स लगाएगा, पूरा टाइम के दौरान फ्रिक्शन इंपल्स लगाएगा, उससे पहले ही बॉडी स्टेशनरी होते हुए हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। दैट्स द क्रूशियल पॉइंट। सो व्हाट आई कैन सिंपली से इज कितना है JF mv0 by 2 is equals to mu min into root 3 mv0 by 4 and now इसको खत्म कर दो। mv0 gone, so mu min का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, ये 2 हो जाएगा। so mu min is equals to 2 by 3 root 3। यानी मिनी इसका जो वैल्यू निकला है फ्रिक्शन एक्ट्स काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स in the whole time the body and floor is in contact. Okay, I hope this is perfectly understood, right?